Hi guys, I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Hindi classes. Lesson number 2, लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ। तो गाइज सबसे पहले प्रस्तुत पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामतानाथ के बाल्य जीवन से जुड़ी एक घटना से संबंधित है। इस कथा में बदलू मनिहार के माध्यम से लेखक ने मशीनीकरण से कुटीर उद्योगों के उजड़ने की पीड़ा को व्यक्त किया है। साथ ही औद्योगिक विकास के फलस्वरूप गांव के सहज प्रेम संबंधों और सांस्कृतिक बिखराव को चित्रित किया है। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। बदलू को शादी विवाहों के अवसरों पर लड़ते झगड़ते देखा जा सकता था। सुहाग के जोड़े का महत्व बहुत अधिक होता है। विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। लेखक के पिताजी दूर शहर में बदली हो गई थी। लेखक लंबे समय तक अपने मामा के गांव नहीं जा सकता था। लेखक लगभग 8-10 वर्षों के बाद अपने मामा के गांव गया था। लेखक के बड़े होने के साथ ही उसकी लाख की गोलियों में रुचि नहीं रही थी, इसलिए गांव में होते हुए भी उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। बदलू मनिहार ने अंतिम जोड़ा जमींदार की बेटी के लिए बनाया था। जमींदार उस जोड़े की मनमाफिक कीमत नहीं दे रहा था। बदलू ने हार कर भी मन से हार नहीं मानी। इस कारण लेखक प्रसन्न था। ध्यान रखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था, क्योंकि उसे गांव में रहने वाला बदलू मनिहार लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। साथ ही उसे स्वादिष्ट पके आम और दूध की मलाई खाने को मिलती थी। वह बदलू को मामा ने कहकर बदलू काका इसलिए कहता था, क्योंकि उसे गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे। वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु के बदले मनचाही वस्तु प्राप्त की जाती है। इस प्रकार वस्तुओं के लेन देन में पैसे की जगह वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। आज यह चलन नहीं है। आज पैसों के बदले वस्तुएं खरीदी जाती है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न बढ़ती बेरोजगारी की ओर संकेत किया है। केवल कुछ ही मशीनों द्वारा सैकड़ों मनुष्यों के बराबर काम किया जाता है। बेरोजगारी के कारण वे भुखमरी के शिकार हो जाते हैं। लेखक ने कारीगरों की इसी व्यथा की ओर संकेत किया है। लाख की चूड़ियों के कुशल कारीगर बदलू का काम मशीनों के आने से छिन चुका है। वह असहाय और लाचार हो गया है। जिस कांच की चूड़ियों से उसे नफरत थी, आज सब जगह उसे वही दिखाई पड़ रही है। अब हाथ की कारीगरी की उपेक्षा सुंदरता तथा चमक दमक को महत्व दिया जाने लगा है। बदलू के मन की यह व्यथा लेखक से छिपी नहीं हुई है। मशीनी युग के कारण बदलू का रोजगार छिन गया है। वह बेरोजगार हो गया है। उसे गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा है। वह अपने गाय बेचनी पड़ी। वह कमजोर तथा वृद्ध हो गया है तथा बीमार और चिंतित रहने लगा है। बदलू लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर दिया करता था। बदलू अपना काम घर के आंगन में लगे नीम के पेड़ के नीचे बैठकर किया करता था। चूड़ियों की गोल और चिकनी बनाने में मुंगेरियां काम आती थी। उसे लगता था कि वह बेलन न होकर किसी नई बहू की कलाई हो। बदलू पेशे से मनिहार था, क्योंकि बदलू के गांव तथा आसपास के गांव की स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियां पहनती थी। वस्तु के बदले पैसे न लेकर उसे बदले कोई दूसरी वस्तु लेकर बेचना वस्तु विनिमय होता था। जमींदार साहब उसे 10 आने दे रहे थे। इसे बदलू ने अपमान माना, इसलिए सुहाग का जोड़ा नहीं दिया। बदलू अपने मकान के सामने एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चूड़ियां बनाता था। पिघले लाखों के सामने पड़ी लकड़ी की चौखट पर डालकर सलाखें मोड़कर मुंगेरी पर चढ़ाकर उसे गोल तथा चिकनी बनाता था। बरसात में लेखक के मामा की लकड़ी फिसल कर गिर गई और चूड़ी टूटकर उसके हाथ में चुभ गई। इससे खून बहने लगा। तब लेखक ने ही उसके हाथ में पट्टी बांधी। इस घटना से उसे बदलू की याद आ गई। बदलू लाख की चूड़ियां बनाने वाला कुशल कारीगर था। उसकी चूड़ियां आसपास के गांव में स्त्रियां पहनती थी, लेकिन कांच की चूड़ियां लोकप्रिय हो जाने से उसका धंधा बंद हो गया। यही वह व्यथा थी। गांव में कांच की चूड़ियां आने से पहले बदलू लाख की चूड़ियां पहनी जाती थी। उसकी चूड़ियों की बहुत खपत थी, लेकिन कांच की चूड़ियों ने उसे हरा दिया। परंतु हार जाने पर भी बदलू ने अपना स्वाभिमान नहीं त्यागा। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियां। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। कौन कह रहा है? लेखक।
क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। वैसे तो मेरे मामा के गांव के का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि गांव के सब लोग उसे गांव का काका कहते थे, तथा जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, गांव के सभी बच्चे उसे काका कहते थे, इसलिए वह भी बदलू काका कहता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर मकान बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सैन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी देखती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बैलूनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाती। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मणिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटे बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है और वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो वह मैं रोज ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था, लगभग रोज ही वह मेरे लिए 2 गोलियां बना देता।
मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियाँ में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई थी कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लकड़ी आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ ही देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछियाँ ही नजर आई, न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते हो काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न ये लला, आजकल सब मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है। लला कहते कहते उसको खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में मैं ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लह करके उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह बहुत है काका, इतने खा पाऊंगा, मैंने कहा। अरे वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इस साल यह पेट तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम के लिए मैंने हाथ बढ़ाया। मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। इस पाठ के लेखक का नाम है कामता नाथ।
कामता नाथ। प्रश्न अभ्यास कहानी से। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में आसानी से दिन कट जाते थे। खूब देर तक वो सोता था, खूब खाने को मिलता था, आम खाता था, दूध की मलाई खाता था। और बदलू को बदलू मामा इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए वह मामा की जगह बदलू काका कहता था। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। यानी कि अगर आपको चावल लेने तो गेहूं दो, गेहूं लेना है तो चावल दो। यानी कि पैसे नहीं, वस्तु के बदले वस्तु देना वस्तु विनिमय कहलाता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति यही है कि जैसे हम बदलू अपने लाख की चूड़ियों के बदले लोगों से अनाज लेता था और अनाज के बदले हमने लाख की चूड़ियाँ देता था। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति से में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीन युग ने जो हाथ से काम करने वाले लोग थे उनके रोजगार छीन लिए और आजकल एक ही मशीन लाखों लोगों का काम कर देती है। लाखों लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, आज वो भूखमरी से मर रहे हैं। इसलिए मशीन युग ने न जाने कितने हाथ काट दिए। ये सेंटेंस, ये वाक्य बिल्कुल सत्य है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू के मन में अपने बेरोजगार होने की व्यथा सबसे बड़ी थी। वो जब भी लोगों के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देखता वो दुख से भर जाता था क्योंकि उसका रोजगार छिन गया था। ये काम अब मशीनों से होने लग गया था, लोग कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गए थे। यही सबसे बड़ी व्यथा थी। मशीन युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीन युग से बदलू का रोजगार छिन गया था, वह बेरोजगार हो गया था, उसके घर में भूखमरी फैल गई थी। कहानी से आगे। आप मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई तो आप अपने कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। बिल्कुल आप लिखेंगे, स्टूडेंट खुद करें इसको। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं? ज्ञात कीजिए। बच्चे खुद करें। अनुमान और कल्पना। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? हम सबसे पहले उसको बैठाएंगे, वेलकम करेंगे, उसे अतिथि गृह में ले जाएंगे, ले जा कर के उसे हम चाय पानी पिलाएंगे, फिर उसके आने का प्रयोजन पूछेंगे। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है? मुझे छुट्टियों में अपने मामा नाना नानी के घर जाना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर देर तक उठते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार किस परिवर्तन का उदाहरण चुनिए, इसके बारे में लिखिए। मशीन युग में अनेक परिवर्तन होते हैं। मशीन लाखों लोगों का काम कर लेती है, लोगों का रोजगार छिन जाता है और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बाजार में बिकने वाली सामान की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहते हैं, हमें परिवर्तन देखते रहना चाहिए। पहले लोग लाख की चूड़ियाँ पहनते थे, अब मशीन से बनी हुई मशीन कट की चूड़ियाँ पहनती हैं। हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए, बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो ये ध्यान रखिए, ये बच्चे से संबंधित हैं, सभी बच्चे इनको अपने करें। और ध्यान रखिए इसमें आपको ये बताया गया है बदलू कहानी में ये पंक्तियाँ बदलू दो प्रकार की मनोदशाओं के सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में मन की पीड़ा है, इसमें व्यंग्य है। हार माने हुए दुख में से आता हुआ व्यंग्य बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं है। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझ कीजिए, उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। बदलू कहानी में दृष्टि से पात्र भाषा की बात की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 विधों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे शहर, गांव, पतली, मोटी, गोला, चिकना। जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन आदि आकार वाली संज्ञा। भाववाचक जैसे सुंदरता, नाजुकता इत्यादि। इसमें कोई व्यक्तित्व न आकर वजन परंतु इसका अनुभव होता है। पाठ में से 3 प्रकार की संज्ञाओं को चुनकर लिखिए। ये शब्दार्थ हैं, सभी स्टूडेंट इनको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुनिए। ये 8th क्लास का लेसन 2 कंप्लीट हो चुका है। इसको आप कंप्लीट करें पूरा अच्छी तरीके से। इनके क्वेश्चन हैं वो आप करें
क्वेश्चन आपको करना है, ध्यान रखिए प्रश्न अभ्यास आपको करने हैं पूरे अच्छी तरीके से। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।